नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके के अंतर्गत भारत के भूगोल में से जो टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें भू आकृति प्रदेश हैं, जलवायु है, अपवातंत्र नदियां हैं और इसके साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति ऊर्जा संसाधन है। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं भारत के अपवातंत्र। सामान्यतः हमने अध्ययन किया था पिछले क्लास में कि भारत का जो अपवातंत्र है वह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तो कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि सर भारत में अपवातंत्र 3 प्रकार का है। अब देखिए समझना, यहां से भारत में अपवातंत्र 2 प्रकार का है। एक हिमालयी तंत्र है की नदियां हैं और एक प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां। लेकिन राजस्थान भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 3 प्रकार का अपवातंत्र मिलता है। अब पूरे भारत के अपवातंत्र की बात करेंगे तो हम 2 प्रकार का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में एक और विशेष प्रकार का अपवातंत्र पाया जाता है जिसे हम आंतरिक प्रवाहतंत्र कहते हैं। और आंतरिक प्रवाहतंत्र केवल राजस्थान में है और इसीलिए हम भारत में जब अपवातंत्र की बात करते हैं तो 2 प्रकार की करते हैं और राजस्थान में जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 प्रकार का करते हैं। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान के संदर्भ में आएगा तो 3 प्रकार का, भारत के संदर्भ में आया था तो 2 प्रकार का। पॉइंट क्लियर। आज हम अपवातंत्र के अंतर्गत ही जो नदियां हैं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में, उन पर परियोजनाओं के संदर्भ में और साथ ही साथ उनके द्वारा जिन जलप्रपात का निर्माण किया जा रहा है उनके बारे में जो प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है उन पर हम लोग बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सी नदी एचुरी / ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। अब समझना सबसे पहले कि जो नदियां जो है नदी या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं यहां 2 प्रकार से विभाजित की गई है। एक है अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी नदी। अब समझना है कि जो अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां हैं यह किसका निर्माण करती हैं? एचुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा क्यों नहीं बनाती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा क्यों बनाती है। अब इसका रीजन यदि आपको पता है तो आपका प्रश्न एचुरी को लेके कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं होगा, डेल्टा को लेके कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं होगा। अब समझना यहां से कि ये जो नदियां हैं कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, एक तो यहां जो है लंबी कि ये जो नदियां हैं ये लंबी दूरी तय करती है। जैसे गोदावरी नदी की बात करें, कृष्णा नदी की बात करें, कावेरी नदी की बात करें या महानदी नदी की बात करें, ये पश्चिम से बहती हुई पूरब दिशा में आती है और जब पश्चिम से पूरब दिशा में आती है तो इनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है और जब यह समुद्र के किनारे पहुंचती है, समुद्र में जब घिरने वाली होती है उससे पहले वह अपने साथ लाए गए अवसाद या झलोडक या जो मिट्टी को
समुद्र के किनारे जमा करती है और उससे जो स्थल आकृति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका कारण है, एक तो लंबी दूरी तय करती है, दूसरी मंद गति से प्रवाहित होती है। इसलिए जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह सब डेल्टा बनाती है। अब उदाहरण के लिए, अब देखिए डेल्टा का आपसे क्रम पूछा जाता है, तो यदि हम डेल्टा का क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है और यह पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। उसके दक्षिण में आएंगे तो महानदी का डेल्टा, जो कि ओडिशा राज्य में महानदी द्वारा निर्मित है। इसे ही हम उत्कल के मैदान के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा। उसके बाद है कृष्णा नदी का डेल्टा और इसके बाद आता है कावेरी का डेल्टा। यानी कि ये सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं और यहां समुद्र के किनारे डेल्टा का निर्माण करती है। अब ऑप्शन में आइए, महानदी, महानदी का डेल्टा ओडिशा में है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा का डेल्टा यहां भी आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहां पर जब हमने अध्ययन किया तो उसमें नर्मदा नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। अब प्रश्न आता है कि अरब सागरीय नदी तंत्र, क्योंकि नर्मदा नदी जो है यहां अपना जल अरब सागर में ले जाती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, तो यहां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? यहां एचुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण क्यों करती है? इसका कारण है, इसका कारण है, सबसे पहला कारण है कि ये नदियां क्या होती है? तीव्रगामी होती है, तेज गति से चलती है। और दूसरा जो है यहां कम दूरी तय करती है। तो अब आप कहेंगे सर कि नर्मदा नदी तो अमरकंटक की पहाड़ियों से पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर आती है, तो यह भी तो लंबी दूरी कहती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है यहां एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। किसमें? रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। और यहां जो भ्रंश घाटी में जब बहती है तो इसकी गति तेज होती है और इसीलिए यहां अपने साथ जितने भी अवसाद लेके आती है उसको समुद्र में उड़ेल लेती है और उसके किनारे या उसके कारण तट पे जो संरचना का निर्माण होता है उसे एचुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो भी अरब सागर में गिरती है, चाहे वह महानदी है, साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, शरावती नदी है, पेरियार नदी, जो भी अरब सागरीय नदी तंत्र में आएगी वह सभी जो है किसका निर्माण करेगी? एचुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती नदी को पूछा जाता है। क्लियर हो गया? और जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वह सब डेल्टा का निर्माण करती है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक और बांध है, दूसरी ओर विवाद है, कि वह बांध किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। सबसे पहले बात करते हैं बगलिहर परियोजना। अब बगलिहर परियोजना जो है यहां चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है और यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। यह सही है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है कोशी। कोशी जो है यहां परियोजना कोसी नदी पर और यहां भारत और नेपाल के मध्य, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, लेकिन कई बार जल के बंटवारे को लेके यह विवाद का कारण भी है। हालांकि भारत का नेपाल के साथ लिपुलेख दर्रा को लेके, या जिसे हम काले पानी
लिपुलेख कालापानी विवाद के रूप में जानते हैं, जो एक सीमा विवाद है, वह विवाद तो है, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी। हालांकि वर्तमान में कोसी नदी को लेकर विवाद नहीं है, लेकिन यह नदी दो देशों के मध्य या यह परियोजना दो देशों के मध्य है, तो कहीं न कहीं विवाद की, मतभेद की स्थिति बनती है। इसके बाद आता है तीस्ता नदी। तीस्ता परियोजना, यहां तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण भी है। तो देखिए ए बी सी यह तीनों विवादित है, लेकिन चौथी बात करते हैं तुलबुल परियोजना, यह भारत और भूटान के मध्य विवादित है, यह गलत है। देखिए तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर है और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी सही होगा। अब ध्यान रखना कि कौन कौन सी परियोजना विवादित है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो विवादित परियोजनाएं आती है उसमें एक तो आती है बगलिहर परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, इसके अलावा और है एक दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, और एक है किशनगंगा परियोजना जो कि किशनगंगा नदी पर है। अब जो तुलबुल परियोजना है इसे वूलर बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में वूलर झील का निर्माण करती है, और वूलर झील जो कि एक मीठे पानी की झील है और उसी झील के किनारे यह परियोजना है, इसीलिए तुलबुल परियोजना को वूलर बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके मध्य जितनी भी विवादित परियोजना है उनको आप बहुत अच्छे से याद करके जाना है। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? ए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। डी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर परियोजना है कहां। तो अब इसे पूरा समझना कि यह जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कौन सी हैं? अमरकंटक। और अमरकंटक से यह जो है नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी जो कि कहां कहां बहती है? यहां छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र। इस तरह से यह चार राज्यों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। अब इस पर एक बांध तो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, एक बांध बनाया गया है जो मुख्य बांध है। हालांकि इस पर 38 अलग अलग स्थानों पे बांध है, जिनमें मुख्य बांध दो है। एक का नाम है नर्मदा सागर बांध और एक का नाम है सरदार
सरोवर बांध। अब इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है और इस नहर को कहा जाता है नर्मदा नहर, जो कि किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। अब समझना कि जो सरदार सरोवर परियोजना सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और यह कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कौन सा है? राजस्थान। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ए इसका सही उत्तर। अब ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरदार सरोवर परियोजना से कोई भी जल आपूर्ति या बिजली उत्पादन नहीं होता है, इसलिए यह छत्तीसगढ़ की नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की। अब जब इसका प्रश्न राजस्थान से पूछा जाता है, क्योंकि नर्मदा नहर जो है यह राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित कर रही है, एक तो है बाड़मेर और दूसरा है जालोर, जिसमें बाड़मेर की गुड़ामालानी तहसील है और जालोर की सांचौर तहसील को यह लाभान्वित करती है। और यहां राजस्थान की जो पहली फव्वारा पद्धति आधारित फव्वारा पद्धति पर आधारित या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित परियोजना है, और इसीलिए सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा नहर को लेकर कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित कौन सी परियोजना है, टपकन पद्धति पर आधारित कौन सी है, ड्रिपल पद्धति पर आधारित कौन सी है, फव्वारा पद्धति पर आधारित कौन सी है, शुष्क कृषि पद्धति पर आधारित कौन सी है। तो सभी का उत्तर राजस्थान के संदर्भ में आता है तो नर्मदा नहर परियोजना का आता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान रखना, यह राजस्थान के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है और भारत के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी और नदी के किनारे बसे शहर। सबसे पहले है ए शिप्रा नदी उज्जैन, अलकनंदा बद्रीनाथ, गंगा हरिद्वार, गोदावरी पणजी। अब समझना, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थापित है और शिप्रा जो है यहां चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में चंबल नदी में मिल जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में मिल जाती है, और इसी नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थापित है या बसा हुआ है। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है। क्लियर हो गया? और अलकनंदा जो है यहां सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड से यहां निकलती है, और यहां जब भागीरथी में मिलती है तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, और वहीं से गंगा निकलती है, और गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? हरिद्वार है। और हरिद्वार जो है यहां बाह्य हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में पूरब की ओर स्थित घाटी, जिसे
द्वार कहा जाता है और इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाता है, हरिद्वार। तो हरिद्वार एक जो है लघु और बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटी है जो पूरब की ओर है, और जो पश्चिम में घाटियां पाई जाती है उन्हें हम दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून है। इसके बाद आता है गोदावरी नदी के किनारे पणजी। तो यह गलत है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है, अब समझना, गोदावरी यह त्रियंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र से यह जो है बंगाल की खाड़ी में, महाराष्ट्र से यह तेलंगाना के बाद में यह आंध्र प्रदेश में जो है बहती है। जबकि पणजी जो है यह गोवा की राजधानी है। क्या गोदावरी नदी गोवा में बहती है? नहीं बहती। यह महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए यह जो युग्म है यह असंगत है। एक तो ये ध्यान है। और गोदावरी नदी, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं, और इसे ही दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा के नाम से जानते हैं, और यह आयु के आधार पर मानी जाती है तो भारत की सबसे प्राचीन नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गया? अब इसकी एक और विशेषता ध्यान रखना कि गोदावरी नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, पूछा जाता है तो मुख्य रूप से इसका प्रश्न आता है नासिक। नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे। इसके बाद आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो पठार है, गोदावरी नदी तेलंगाना के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। प्रश्न पूछा जाए कि तेलंगाना के पठार के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो वह है गोदावरी नदी, जो तेलंगाना के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। और जब ये आंध्र प्रदेश में जाती है तो आंध्र प्रदेश में जो है इस पर परियोजनाएं बनाई गई है, जिसमें पोचमपाद परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक परियोजना है जिसे जायकवाड़ी परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पर है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी तीस्ता। अब समझना यहां से कि माजुली द्वीप जो है यह कहां है, पहले तो यह पता होना चाहिए। यह असम राज्य में है। कहां पर है? असम। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका निर्माण जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अब देखिए, आप नदियों से भी निकाल सकते हैं। गोदावरी नदी कहां बहती है? तो यहां महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। क्या यह असम में बहती है? नहीं। गंगा नदी यहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। क्या असम में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी यहां अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। और तीस्ता नदी यहां सिक्किम राज्य में बहती है। तो आप नदियों के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन सा द्वीप, कौन सी परियोजना, कौन सा बांध, कौन सा शहर किस नदी के किनारे। इसीलिए जब आप अपवाह तंत्र का रिवीजन करें तो नदी को देखें और नदी के प्रवाह क्षेत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और माजुली द्वीप जो है यह असम का एक जिला भी है और यह भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है। क्लियर हो गया?
और इसीलिए माजुली द्वीप को लेके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यह किस में है? असम है। अब इन नदियों के आधार पे आपने बात की कि कौन सी नदी असम में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन यहां सिक्किम से निकलती है और सिक्किम के बाद में बांग्लादेश आती है और बांग्लादेश में यहां ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और इसीलिए तीस्ता नदी पर जो परियोजना है, जिसे हम तीस्ता परियोजना के नाम से जानते हैं, वह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण भी है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय भारत में लगभग पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। अब देखिए कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो यदि हम प्रायद्वीपीय भारत का देखें, यहां प्रायद्वीपीय भारत, अब इसमें यहां पश्चिमी घाट है। अब जो भी नदी पश्चिमी घाट से निकलेगी, पश्चिम से पूर्व दिशा में इस तरह से बहेगी, इसका मतलब है कौन सी नदी है? तो सबसे पहले है गोदावरी नदी हो गई, जो कि त्रियंबक की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती है। उसके बाद है कृष्णा नदी, जो कि पश्चिमी घाट में से निकलती है। और इसके बाद है कावेरी नदी। ये तीनों नदियां तो जो है किस दिशा में बह रही हैं? यहां पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही। लेकिन यदि बात करें नर्मदा और ताप्ती की, तो नर्मदा और ताप्ती जो है, यहां दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा और ताप्ती। और ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने के कारण यहां पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो आपको प्रवाह क्षेत्र भी पता होना चाहिए कि कौन सी पूरब से पश्चिम आती है, कौन सी पश्चिम से पूरब आती है। क्लियर हो गया? अब देखिए 1 और 5 यहां दोनों पश्चिम से पूरब नहीं बहती है, तो कौन सी बहती है? 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या हो गया इसका? डी सही हो गया, 2, 3 और 4। तो ये ध्यान रखना, हम अपवाह तंत्र पढ़ें तो केवल नदी को नहीं रटें, सहायक नदियों को नहीं रटें, उनके प्रवाह क्षेत्र को भी समझें और उनकी दिशा को भी पढ़े समझें कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण आ रही है, कौन सी नदी पूरब से पश्चिम आ रही है, कौन सी पश्चिम से पूरब बह रही है। और विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जब आप पढ़ें तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जरूर पढ़ें। और साथ ही इन पे जितने भी परियोजनाएं या बांध बने हुए हैं उन्हें आप विशेष रूप से याद करके जाएं, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चला आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक और नदियां हैं, दूसरी और जलप्रपात, यानी उनके द्वारा वाटरफॉल, जलप्रपात, झरनों का निर्माण किया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नर्मदा, धुआंधार, स्वर्ण रेखा, दूध सागर, कावेरी, शिव समुद्रम, चंबल, चूलिया। अब समझना, नर्मदा नदी जो है यहां मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और साथ ही एक और है कपिल धारा। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात, यहां दोनों जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर दूध सागर यहां गलत है। दूध सागर जो है यहां मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है
हुंडरू जलप्रपात है। क्लियर। इसके बाद है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और एक और है स्टैनले जलप्रपात, यहां कावेरी नदी पर कर्नाटका में है। और चंबल नदी पर जो है वह चूलिया जलप्रपात जो कि कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर है बी, स्वर्ण रेखा का संबंध दूध सागर से नहीं है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। एक और जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात, यहां इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, और इसे ही कहा जाता है भारत का नियाग्रा। अब देखिए नियाग्रा जलप्रपात यहां इरी और ओंटारिया झील के मध्य यूएसए में है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में कैरू नदी पर है। इसी प्रकार विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन जब भारत के जलप्रपातों की बात करते हैं तो उसमें एक तो चित्रकूट जलप्रपात विशेष रूप से पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है कर्नाटका में, जिसे हम भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ किताबों में कांचीकुल जो कि वराही नदी पर कर्नाटका में, वह भी भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में आता है। यदि कांचीकुल है तो कांचीकुल उत्तर होगा, कांचीकुल नहीं है तो जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात उत्तर होगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसको लेके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, किन नदियों पर है या किन राज्यों में, इनको विशेष रूप से आप पढ़ें। चलें आगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। एक और नदियां हैं और उनके उपनाम हैं। कोसी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का शोक, ताप्ती जबलपुर का शोक, महानदी गोरखपुर का शोक। अब समझना यहां से, देखिए कोसी नदी, इसे हम बिहार का शोक कहते हैं, यह सही है। और कोसी नदी जो है यह अपने जलमार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो वह कोसी नदी। कोसी नदी इस तरह से सर्पिलाकार के रूप में बहती है, और जैसे ही इनमें पानी की आवक ज्यादा होती है यह अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, और उसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। उसी प्रकार दूसरी है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यह पश्चिम बंगाल में जब बहती है तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसीलिए इसे बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। यह भी सही है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए कि दामोदर नदी के कारण या दामोदर नदी के कारण जो है बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनती है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और यह जो है पश्चिम बंगाल और
झारखंड की संयुक्त परियोजना है और यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि इसका निर्माण 1948 में हुआ था और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। और यह जो परियोजना है यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत की कौन सी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो वह दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था, फिर वहां पर जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। चले आगे। इसके बाद है ताप्ती नदी, यहां जबलपुर का सो कहलाती है, सही है। लेकिन बात करें महानदी, तो महानदी जो है यह ओडिशा में बहती है और इसीलिए इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है, गोरखपुर का शोक नहीं कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान रखना कौन सी नदी किस राज्य में बहती है। यदि यहां आपको क्लियर हो जाए तो एकदम पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान का अशोक हम चंबल नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है कि चंबल नदी में, जो कि 12मासी नदी है, और जैसे ही पानी की आवक ज्यादा होती है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। साथ ही चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए भी जानी जाती है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक और परियोजना का नाम है और दूसरी और नदी का नाम है। आपको बताना है कि कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित नहीं है। सबसे पहला है तुलबुल परियोजना। यह तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है और यह किस नदी पर है? तो यह ध्यान रखना, यह चिनाब नदी पर नहीं है, यह झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, जिसे वूलर बैराज परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है, ओडिशा में। किस राज्य में है? ओडिशा में। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। देखिए, सबसे ऊंचा समुद्र तल से पूछा जाता है तो टिहरी बांध, धरातल से यानी गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध है तो भाखड़ा बांध, और सबसे लंबा बांध पूछा जाता है तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर ओडिशा में। इसके बाद है नाथपा झाकड़ी, यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, और यह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद जायकवाड़ी परियोजना, यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, न कि चिनाब नदी। अब चिनाब नदी पर जो है कौन कौन सी परियोजनाएं देखिए। चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहर परियोजना है। जबकि झेलम नदी पर उरी परियोजना है और
तुलबुल परियोजना। और एक और अच्छे से याद रख के जाना, रावी नदी। रावी नदी पर जो परियोजना है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है रणजीत सागर परियोजना, जो कि पंजाब की परियोजना है, जिसे पहले थीन परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते थे। पहले इसे थीन परियोजना कहा जाता था, वर्तमान में इसे रणजीत सागर परियोजना कहते हैं। और एक और परियोजना है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना यह भी रावी नदी पर स्थित है। तो इसलिए उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र की परियोजना है, सतलज नदी पर कौन सी है, यह भी क्लियर होना चाहिए। देखिए सतलज नदी पर एक तो है नाथपा झाकरी परियोजना और एक है हरिके बैराज। हरिके बैराज यह सतलज और व्यास नदी पर दोनों पर हैं और इसी से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। और एक और है सतलज नदी पर जिसे हम कहते हैं भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के रूप में हम लोग जानते हैं। चल आगे, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, बांध और नदी? ए सबरीगिरी पंबा नदी, इडुक्की पेरियार नदी, मेटूर गोदावरी नदी, अलमाटी कृष्णा नदी। अब कौन सा युग्म असंगत है? अब समझना, सबरगिरी जो है यह केरल में पंबा नदी पर है, इडुक्की यह भी केरल में पेरियार नदी पर है, मेटूर तमिलनाडु में गोदावरी नदी पर नहीं है, कावेरी नदी पर है, क्योंकि गोदावरी नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। और अलमाटी परियोजना यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। यह ध्यान रखना, अलमाटी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों को आपको मिलता है, यह ध्यान रखना। तो अलमाटी का आप एक बार देखना किस राज्य में, तो अलमाटी जो है वह कृष्णा नदी पर है। अब मैं आपको एक जो विशेष रूप से आपको पढ़ के जाना है, एक तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में एक तो गोदावरी नदी पर जो परियोजना है, गोदावरी नदी पर, उसके बाद कृष्णा नदी पर, तीसरा कावेरी नदी पर और चौथा महानदी। इन चार नदियों पर जो भी बांध बने हुए हैं वह विशेष रूप से आप पढ़ के जाना, क्योंकि अधिकांश प्रश्न इनको लेके पूछे जाने की संभावना है। चाहे वह अलमाटी परियोजना पूछ लें, चाहे वह आपसे पोचमपाद परियोजना पूछ ले, नागार्जुन सागर परियोजना पूछ ले, चाहे वह श्री सेलम परियोजना पूछ ले, अलमाटी परियोजना पूछ ले, जायकवाड़ी परियोजना पूछ ले। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, इन नदियों की जो परियोजना है वह तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और यदि इन नदियों की परियोजनाएं आपको अच्छे से पता है, तो यदि अन्य परियोजना भी आपसे पूछी जाए तो आप 4 में से 3 गलत कर सकते हैं। चलें आगे बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी व अलकनंदा नदी पर निर्मित है। दूसरा, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तीसरा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? सबसे पहले बात करते हैं टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना जिसे रामतीर्थ सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। और यह भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पर है। इसका मतलब है पहला कथन जो है असत्य। अब ऑप्शन में जिसमें एक नंबर है उनको बाहर कर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। दूसरे ऑप्शन को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात करें यदि बाण सागर परियोजना तो यह सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत में आपको किसकी याद करनी है, उसके बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं उत्तर भारत में आपको कौन सी परियोजनाएं याद करनी है। उत्तर भारत में आप याद करें तो एक तो आपको याद करनी है टिहरी, इसके बाद दूसरी याद करनी है वह है भाखड़ा नांगल पर। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। हालांकि भाखड़ा नांगल का प्रश्न, अधिकांश प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है। इसके अलावा एक तो सोन नदी पर कौन सी है? सोन नदी पर, एक यहां बेतवा नदी पर, इसके अलावा एक गंगा नदी पर, एक बराक नदी पर, सतलज और रावी नदी पर चिनाब। और इन नदियों पर जो भी बांध या परियोजनाएं हैं, यदि आपने अच्छे से याद कर ली है तो आपका कोई भी प्रश्न चाहे प्रायद्वीपीय भारत में पूछा जाए, चाहे वह आपके उत्तर भारत में पूछा जाए, गलत नहीं होगा। और विशेष रूप से इनमें वे परियोजनाएं पढ़ें जो वर्तमान में चर्चित है। विशेष रूप से गोदावरी नदी पर जो परियोजनाएं काफी चर्चित रहती है। और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य जो विवादित परियोजनाएं, उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और आज के लिए मेरा आपको एक प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में एक पुल गिरने के कारण काफी चर्चित रहा है, तो वह पुल किस नदी पर बना हुआ है? हो सकता है यह डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ ले कि हाल ही में बिहार में नदी पर बना पुल गिरने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है, यह पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो एक तो नदी का नाम आपको बताना है, दूसरा यह जो नदी जिस पे बना हुआ है वह किस की सहायक नदी है, मुख्य नदी है या सहायक नदी है, ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से मनाली वाला क्षेत्र है, तो वहां किस नदियों में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदियां बहती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के। उससे पहले देखा होगा असम में भी बाढ़ की स्थिति बनी थी, तो असम का जब भी प्रश्न आता है तो विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदियों पर। इसी प्रकार मणिपुर जो है अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है हिंसा के कारण, तो मणिपुर में कौन सी परियोजना है, वहां की मुख्य नदी कौन सी है? तो बराक तिपाई मुख्य परियोजना जो है मणिपुर में, विशेष रूप से याद रखना लोकटक झील वाली। तो ये कुछ जो चर्चित है इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। और जो मैंने आज आपको प्रश्न दिया है इसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें, आंसर दें कि यह जो नदी पुल टूटा किस नदी पे बनाया गया था और वह नदी किस तंत्र से संबंधित है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसमें एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।